हेलो फ्रेंड्स, पहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। यहाँ पे हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेज चल रही है। चलो अपनी क्लास, आज की क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है कि एक पहल एकेडमी ऐप है, उस एक ऐप पे फाउंडेशन बैच चल रहा है लाइव, और हमारी प्रीलिम्स जो टेस्ट सीरीज है वो चल रही है। फ्री आपके लिए मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चल रही है। अगर आपको वहाँ प्रैक्टिस करनी है मेंस की जो भी आंसर राइटिंग की है, तो आप हमारा जो ऐप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। आज हमारा पहला सवाल है, भारत सरकार ने हाल ही में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनकी आवासीय संपत्ति का मालिकाना हक प्रदान करने के लिए स्वामित्व योजना की शुरुआत की। कब की? स्वामित्व योजना है, ये भारत सरकार की योजना है। इसमें उद्देश्य देखो, आपको क्लियर बता दिया सवाल में कि देश के जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं उनकी जो आवासीय संपत्ति है उसको मालिकाना हक प्रदान करने के लिए स्वामित्व योजना की शुरुआत की भारत सरकार की, केंद्र सरकार की ये योजना है। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी, इसमें पूछा है। तो आपका ऑप्शन एक है 21 अगस्त 2018, ऑप्शन बी है 12 जनवरी 2019, सी है 24 अप्रैल 2020 और डी है 12 सितंबर 2019। इसका राइट आंसर होगा 24 अप्रैल 2020। 24 अप्रैल को क्या है, पंचायती राज दिवस होता है, ये सबको पता होगा। 24 अप्रैल को होता है पंचायती राज दिवस। इस दिवस पर इस योजना को लॉन्च किया गया था, क्योंकि 24 अप्रैल को जो हुआ था ना, हमारा जो पंचायती 73वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत पंचायती राज है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो इसकी याद में क्या पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। तो इस दिन 24 अप्रैल 2020 को इस स्वामित्व योजना को लॉन्च किया गया था, ताकि जो इसके तहत क्या है कि ड्रोन से ना, ड्रोन के थ्रू जो ग्रामवासियों की जो भी ज़मीन है ना, उन ज़मीनों का सीमांकन किया जाएगा ड्रोन के थ्रू। फिर क्या है, उसको एक डिजिटल मैपिंग बनाई जाएगी और उसके थ्रू हमको पता चलेगा भी हाँ, इस जो संपत्ति है इस पर इस व्यक्ति का मालिकाना हक है। तो इसलिए इस योजना को लॉन्च किया गया था। हमारा दूसरा सवाल है, अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण का लाभ प्रदान करने हेतु 10% आरक्षण संबंधी विधेयक से संबंधित संविधान संशोधन है। इसमें देखो ये पूछा था, जो जनरल के थे ना, उस जनरल वर्ग में भी कुछ सामान्य वर्ग में कुछ ऐसे अति पिछड़े वर्ग लोग थे जिनको आरक्षण देने के लिए ये संविधान संशोधन लाया गया था। तो इस सवाल में ये पूछा है वो संविधान संशोधन कौन सा था, जिसके थ्रू चाहे शैक्षणिक संस्थान है या फिर नौकरियां हैं, इनमें नौकरी में या शैक्षणिक संस्थानों में जनरल जो है आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, अनारक्षित वर्ग, जिसको सामान्य वर्ग के लोग बोलते हैं ना, सामान्य जो है, उनको 10% आरक्षण प्रदान किया गया था। तो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत उनको आरक्षण दिया? तो 103वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन, 99वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर है 103वां संविधान संशोधन। देखो ये सवाल है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्यों ये पुराना हो गया फिर भी ये अभी भी देखो, अभी आरएस का जो मेंस हुआ था ना, उसमें आया था 99वां प्रीलिम्स हुआ था, आरएस प्रीलिम्स 2021 हुआ था, उसमें ये पूछा था कि 99वें संविधान संशोधन का संबंध निम्न में से किससे है। वन लाइनर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, तो इसमें था 99वां संविधान संशोधन था वो अनजेक से रिलेटेड था। क्या है कि सुप्रीम कोर्ट होता है ना, उसमें कॉलेजियम सिस्टम है, उस कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू क्या है वो जो नियुक्ति होती है ना, तो उन जजेस की नियुक्ति की जाती है। उसमें एक होता है जो चीफ जस्टिस होता है अपना सीजे, और प्लस 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो इस अनजेक के थ्रू सरकार ने ये बोला कि जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें सरकार के आदमी भी होंगे, है ना, पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या है इसको मना कर दिया मानने से। तो ये 99वां संविधान संशोधन तो हो गया न्यायिक आयोग से, ये इसका संबंध था न्यायिक आयोग, न्यायिक नियुक्ति आयोग से। ठीक है, 102वां था वो जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है अपना, उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 102वां संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय जो पिछड़ा वर्ग आयोग, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था 102। और 101वां संविधान संशोधन है, ये है जीएसटी से संबंधित। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, सबको पता है अप्रत्यक्ष कर है, तो इससे संबंधित जो था वो 101वां संविधान संशोधन था। ये हाल ही में वे संविधान संशोधन है, पर इसको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है।
तो 103वां संविधान संशोधन जो अनारक्षित वर्ग है, आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, उनको 10% आरक्षण प्रदान करने से संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसको संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। 99वां संविधान संशोधन है वो न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित है। और 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, भारत सरकार किस वर्ष के लिए जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत की है? किस वर्ष के लिए, इसमें वर्ष पूछा है। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन है 2022, बी है 24, सी है 25 और डी है 26। इस देखो, जल जीवन मिशन की शुरुआत सेंटर ने इसलिए की थी ताकि पाइपलाइन के थ्रू या बोलो नल के थ्रू हर घर तक स्वच्छ पेयजल है उसकी आपूर्ति हो सके। ठीक है, पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना, इसका मकसद ये था। इस उद्देश्य से जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी 2019 में। ठीक है, इसकी अवधि ये रखी थी इस मिशन में भी 2022 तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, 2022 तक, पर ये पॉसिबल नहीं है उसका। तो वर्तमान में भारत सरकार किस वर्ष के लिए जल जीवन मिशन योजना शुरुआत की? तो अब है इसका 2024। इसका राइट आंसर क्या होगा? 2024। चलते हैं अगले सवाल पे। ये आगे राजस्थान सरकार की जो सिंचाई परियोजना है सुमेलित करने से संबंधित अपना सवाल आ गया। तो एक साइड सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में है सिंचाई परियोजनाएं, सूची 2 में है जिला। ठीक है, तो सिंचाई परियोजनाओं का देखना कौन सा इसमें से सही है। रोशनबाड़ी सिंचाई परियोजना है, उसका संबंध है झालावाड़ से, बिल्कुल सही है, झालावाड़ से। बंगेरी है बूंदी, नहीं ये गलत हो गया, ये है राजसमंद। ठीक है, बांदी सेंदड़ा जालोर, बिल्कुल सही है। हरीशचंद्र कोटा, नहीं ये गलत है। ठीक है, ये भी झालावाड़ की है। तो इसमें आपका सही कौन सा हो गया? ये आपका सही है और एक आपका ये सही है। तो 1 और 3 सही है। तो ऑप्शन ए 1 गलत, ए बी डी गलत, ए और सी राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये देखो सिंचाई परियोजनाएं हैं जो आपको बिल्कुल इसका ध्यान होना चाहिए। तो मैं कुछ और करवा देती हूँ अभी आपको साथ में। देखो इसमें बंगेरी तो है, बंगेरी राज संबंध। ठीक है, और ये होगी बांदी सेंदड़ा, बांदी सेंदड़ा जालोर। रोशनबाड़ी हरीशचंद्र रोशनबाड़ी और हरीशचंद्र। मनोहर थाना राजगढ़ गागरीन भीमसागर। ठीक है, छापी और चोली, ये सब है झालावाड़ की। अब मिलान करना दिया इन लोगों ने, हो सकता है यहाँ रोशनबाड़ी की जगह मनोहर थाना दे दे, झालावाड़ कुछ और दे दे। ठीक है, तो ये याद रखना बहुत जरूरी। एक है बोराबास, वो है बूंदी की। बोराबास कोटा, बोराबास है कोटा की। और इंद्रगढ़ और चाकन है बूंदी की। ठीक है, ये सब परियोजनाएं आपको याद रखना। शेरगढ़ 12, इनमें से कोई भी क्वेश्चन कभी भी सवाल है ना प्रीलिम्स में आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट है, प्रदेश का केंद्रीय राष्ट्र अनुसंधान केंद्र जिसे राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान निदेशालय बनाया जा रहा है कहाँ स्थित है? इसमें यह पूछा है, केंद्रीय राष्ट्र अनुसंधान केंद्र था पहले अपना, ठीक है, अभी उसको राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान निदेशालय बनाया गया है, वो कहाँ स्थित है ये पूछा है। तो ए है जोधपुर, बी है बाड़मेर, सी है नागौर, डी है बीकानेर।
तो इसका राइट आंसर होगा बीकानेर, क्योंकि बीकानेर में क्या है, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान संस्थान है। अब उसी को क्या निदेशालय का दर्जा दे दिया। और हमको सबको बताया कि राजस्थान है, उसमें जो देश है उसका टोटल लगभग 80% से भी ज़्यादा ऊँट है वो निवास करते हैं, उसकी संख्या सबसे ज़्यादा यही है। तो इसलिए क्या है, उस पर और ज़्यादा रिसर्च किया जा सके, तो जो उष्ण अनुसंधान केंद्र था उसी को राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान निदेशालय बना दिया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। राज्य की एकमात्र लायन सफारी कहाँ से शुरू की गई है? लायन सफारी है राज्य की एकमात्र है, वो कहाँ से शुरू की गई? ऑप्शन 1 सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, 2 नाहरगढ़ जैविक उद्यान, माचा सफारी जैविक उद्यान, तालछापर अभ्यारण्य चूरू। ठीक है, तो ये इसमें पूछा लायन सफारी, इसका राइट आंसर होगा नाहरगढ़ जैविक उद्यान। जो अपना क्या है सबको पता है बायोलॉजिकल पार्क है राजस्थान में, वो 5 है बायोलॉजिकल पार्क। और नाहरगढ़ जैविक उद्यान है वो भी राजस्थान का बायोलॉजिकल पार्क है, वहीं से लायन सफारी शुरू की गई है। ये देखो सज्जनगढ़ जैविक उद्यान है, ये भी बायोलॉजिकल पार्क है। माचा सफारी जैविक उद्यान कोटा, ये जोधपुर, ये भी है, एक कोटा में है, बीकानेर में है। तो 5 अपने बायोलॉजिकल पार्क है, उसमें नाहरगढ़ जैविक उद्यान में लायन सफारी शुरू की है। तालछापर अभ्यारण्य है, ये अभ्यारण्य है जो चूरू में है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, निम्न में से आनंदम पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य पूछा है उसमें आनंदम पाठ्यक्रम। ये सवाल है ना बजट पिछले बजट का, पर कब बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, कभी भी प्रीलिम्स में आ सकता है। तो ये है विद्यार्थी वर्ग में समाज सेवा परोपकार की भावना का विकास करना, संक्रमण की रोकथाम नियंत्रण हेतु जागरूकता अभियान, सुरक्षित पेयजल स्वच्छता जैसे मानवाधिकारों के प्रगतिशीलता पर विचार करना, विद्यार्थी वर्ग को मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना। इसका राइट आंसर है विद्यार्थी वर्ग में समाज सेवा और परोपकार की भावना का विकास करना। ये आनंदम पाठ्यक्रम गांधी जी के जो ट्रस्टीशिप सिद्धांत है ना, ट्रस्टीशिप सिद्धांत उस पर आधारित है, जिसमें ये विश्वविद्यालय स्तर पर ये कोर्स लगाया जाएगा, विश्वविद्यालय स्तर पर, ताकि विद्यार्थी जो भी है वो समाज सेवा और परोपकार की जो भावना है वो सीख सके। क्योंकि ट्रस्टीशिप का मूल उद्देश्य क्या है? ट्रस्टीशिप ये कहती है कि जो भी आपके पास समाज सेवा के बारे में आप सोचो, वे आपकी जितना भी आपने संपत्ति है आपकी, उस पर सिर्फ आपका उतनी ही चीज़, उतनी ही संपत्ति का खुद के लिए यूज करो जितना आपको आवश्यक हो। शेष जो है वो समाज खुद को उसका उस धरोहर का संरक्षक मानते हुए समाज कल्याण में लगा दो। तो बच्चों में ये स्टार्टिंग में ये बताएंगे कि समाज सेवा किस तरह से आपको करनी चाहिए, आप में परोपकार की भावना होनी चाहिए। तो इसका विकास करने के लिए ये ट्रस्टीशिप पर आधारित जो अवधारणा है आनंदम पाठ्यक्रम, ये स्टार्ट किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पायलट प्रोजेक्ट में राज्य का कौन सा जिला शामिल नहीं है? ठीक है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या है? राज्य में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। ठीक है, इसमें कौन सा नहीं है? तो सिरोही ए बिल्कुल है, बांसवाड़ा है, टोंक सी ऑप्शन, डूंगरपुर नहीं, डूंगरपुर में नहीं है, डूंगरपुर नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा डूंगरपुर, क्योंकि डूंगरपुर है वो राज्य का पहला जैविक जिला जरूर है। ठीक है, जैविक जिला डूंगरपुर है। ठीक है, तो ये हो गया, ये सिरोही बांसवाड़ा और टोंक से शुरू की गई थी। ठीक है, पहले ने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग राज्य में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए, ताकि क्या है कि इसमें बिल्कुल बजट ना हो, इस रासायनिक उर्वरक है जो भी हम यूज करते हैं DAP और वो, उन सब का बिल्कुल यूज ना हो और जीरो बजट करके खर्च कम हो और नेचुरल तरीके से हम कृषि को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, राज्य सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए का नवजीवन कोष बनाने का प्रावधान किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य, नवजीवन कोष बनाएंगे राज्य सरकार ने, इसका उद्देश्य क्या था? इंग्लिश मीडियम के स्कूलों की स्थापना करना, एक ए। बी है आपका हथकढ़ शराब बनाने में लिप्त परिवारों का पुनर्वास, बच्चों की शिक्षा और नशा मुक्ति। सी है आपका कोविड-19 से प्रभावित स्टार्टअप के लिए ब्याज मुक्त ऋण हेतु। डी है आपका प्रत्येक जिला मुख्यालय पर चिकित्सा सुविधा हेतु उन्नत टेक्नोलॉजी युक्त चिकित्सा केंद्र बनाना। तो इसका राइट आंसर है बी, नवजीवन मिशन का मेन उद्देश्य क्या है? हथकढ़ शराब बनाने में जो लिप्त परिवार है, जो शराब बनाते हैं ना, अवैध शराब बनाने में उनमें जो परिवार है उनका पुनर्वास के लिए कुछ काम करो। अगर ऐसे परिवारों का हमको पता चल गया तो सरकार ने ये बोला कि इनके पुनर्वास करो, उनके बच्चों की पूरी तरह से शिक्षा की जिम्मेदारी लो, उनमें नशा मुक्ति के लिए नशा मुक्ति सेंटर में उनको एडमिट करवाओ, कुछ इनके लिए नवजीवन कोष, उनको नया जीवन दो। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का सरकार ने प्रावधान किया है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, निम्न में किसे नए जिलों के गठन
और उसकी आवश्यकता के आंकलन के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी है उसका अध्यक्ष बनाए हैं। अब क्या है, राज्य में हमारे वर्तमान में क्या है 33 जिले हैं, ठीक है। प्रतापगढ़ नवीनतम जिला है जो 2008 में बना था। अब क्या है, वर्तमान में भी नए जिलों की मांग हो रही है, भी नए जिले बनाया जाए। तो इसके लिए ज़रूरत है कि नहीं है, ये मांग जायज़ है कि नहीं है, बने तो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर हम नया जिला बना सकते हैं। इन सब का अध्ययन करने के लिए राज्य स्तर पर एक कमेटी का गठन किया है। और इस कमेटी किसकी अध्यक्षता में? A.K.C. बिश्नोई, B. सुरेश मोदी, C. अर्चना शर्मा, D. रामलोभाया। तो इसका राइट आंसर होगा रामलोभाया, ठीक है। चलो थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लासें पसंद आ रही है तो आप इन्हें शेयर भी कर सकते हैं। आप इन्हें हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।